हमारे इतिहास ने हमारे खाने पे बहुत असर डाला है। हम सुबह शुरू करते हैं अपनी चाय के साथ। चाय अंग्रेज़ लेकर आए या अंग्रेज़ों ने उसकी आदत डलाई और उस आदत को हमने अपना नॉस्टैल्जिया बना लिया है। पिछली जनरेशन में जगह जाएंगे तो उनके लिए शाम को छुट्टी वाले दिन कुछ खाने का मतलब था समोसा साथ में चाय। अब मोमोज आ गया है, अभी कोरियन खाना आ रहा है। मतलब मैं अभी कुछ 6 महीने पहले की बात है, एक शादी में गया था। दिल्ली की शादी थी, जाटो की शादी। वहाँ पर क्या मिल रहा था स्टार्टर में? सुशी। कोलंबस का दुनिया पर हमारे आपके खाने पर इतना ज़्यादा असर है कि आप उसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप जैसे पंजाबी खाने की बात की, आप उसमें से मक्का हटा दीजिए, मक्के की रोटी हटा दीजिए, राजमा चावल में से राजमा हटा दीजिए, तो बचेगा क्या? तो हम जो खा रहे हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है कोलंबस का। सिगरेट, तंबाकू वहाँ से आई, न्यू वर्ल्ड से, जिसको अमेरिका और लैटिन अमेरिका से वो ढूंढ के लाए। हिंदुस्तान में चाय के साथ चाय और सुट्टा कोलंबस की वजह, तो चाय तो नहीं बट सुट्टा कोलंबस की वजह से आया। तंदूर बहुत पहले से था हिंदुस्तान में, लेकिन बंटवारे के बाद वो एकदम से लोकप्रिय हुआ। क्यों? इतने सारे रेफ्यूजी आए दिल्ली में, उनको अब खाना कैसे खिलाएंगे? तो आपने क्या किया? तंदूर लगा लिया। सब लोग अपना अपना आटा लेकर आते थे, साझा चूल्हा जिसको बोलते थे। तो औरतें अपना अपना आटा लेकर आई और उन्होंने वो रोटियां निकाली, बना ली, या एक साथ आपको लोगों को रोटियां खिलानी भी है तो हमने तंदूर लगा, एक बार में 20-20 रोटियां निकल रही हैं। कराची शहर पाकिस्तान का मुहाजिरों का बसाया हुआ है। मुहाजिर मतलब जो यहाँ से पाकिस्तान गए। कराची में आपको, क्योंकि जब किताब की रिसर्च कर रहा था तब मैंने ढूंढा, पढ़ा, देखा, कराची में आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर लोकप्रिय हैं वो सारी कराची में ज़्यादातर मिलती हैं। वहाँ के हिसाब से बदल गई हैं 70 सालों में, लेकिन कराची में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है रेस्टोरेंट्स का, वो दिल्ली दरबार है। एक प्रॉब्लम ये है कि खाना बनाने को हमने बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप कर रखा है कि औरतों का काम है। उस पर भी एक तर्क दिया जाता है कि आदमी पैसा कमाता है तो घर चलता है। आपने भी सुना होगा, मैंने, सबने सुना है जीवन में कभी ना कभी। ये तर्क पूरी तरह से गलत है। मिल बांट के काम करने की वो प्रवृत्ति हमारे समाज में अभी भी नहीं है। राजा बेटा सिंड्रोम से ग्रसित बहुत सारे लोग हैं कि जिनको अगर किचन में जाके जिन्होंने पानी पी लिया अपना या चाय बना के पी ली और उन्होंने खाना अपना खुद पैक कर लिया तो शायद उनकी मर्दानगी कम हो जाएगी। हम रोज़ खाना खाते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारी प्लेट में जो खाना है वो सिर्फ टेस्ट की कहानी है या उसके पीछे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कल्चर और यादें भी छुपी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलती किताबों के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब पर जो खाने को सिर्फ खाना नहीं, एक नज़रिया बना देती है, इतिहास की थाली। हमारे साथ मौजूद है इस किताब के लेखक अनिमेष मुखर्जी, जो हमें बताएंगे कि कैसे फूड ने हिस्ट्री को शेप किया, कैसे पॉलिटिक्स और पावर हमारी प्लेट तक पहुंची और कैसे हर निवाला अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। अगर आप फूड लवर हैं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या बस दुनिया को थोड़ा अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आप ही के लिए है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और लेखकों से मिलवाता रहेगा आपका अपना बोलती किताबें। चलिए शुरू करते हैं। अनिमेष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलती किताबों के एक और मजेदार एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए कि हम बात कर सकें किताब के ऊपर। सर, इससे पहले आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आपकी किताब के बारे में आप रीडर्स को थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए, इसमें उनके लिए क्या है। इतिहास की थाली की अगर हम बात करें तो इतिहास की थाली, हमारे इतिहास ने हमारे खाने पे बहुत असर डाला है। हम सुबह शुरू करते हैं अपनी चाय के साथ। चाय अंग्रेज़ लेकर आए या अंग्रेज़ों ने उसकी आदत डलाई और उस आदत को हमने अपना नॉस्टैल्जिया बना लिया है। उनका बिजनेस प्लान था जो हमारा नॉस्टैल्जिया है। कैसे बना? अब ये बात आपने बहुत बार पढ़ी होगी या सुनी होगी कि चाय की आदत अंग्रेज़ों ने लगवाई, लेकिन ये आदत लगी कैसे? उसका बिजनेस प्लान क्या था, कैसे किया, क्या उसके लिए उन्होंने हथकंडे अपनाए, वहाँ से शुरू होती है हमारा खाना। हमारे सारी चीज़ें शेप अप करती हैं जो अभी हम दिन भर में खाते हैं। और कहते हैं ना, सबसे जो बुनियादी ज़रूरत है वो हमारा खाना है। बच्चा पैदा होता है, उसको खाना, बिल्कुल, माँ के दूध से शुरू होता है और आखिरी दिन तक उसको खाना चाहिए। तो वो किस तरह से उसमें इतिहास का योगदान है। भारत का बंटवारा हुआ, यहाँ अकाल पड़े, यहाँ पर अलग अलग राजाओं के आक्रमण हुए, उन सारी चीज़ों का। एक समय के बाद कोला कंपनियाँ आई, पिज़्ज़ा पहले हम नहीं खाते थे, अब एक समय पर समोसा स्नैक हुआ करता था, अब समोसे की जगह मोमोज ने ले लिए। बिल्कुल। हमारी जनरेशन से पिछली जनरेशन में जगह जाएंगे तो उनके लिए शाम को छुट्टी वाले दिन कुछ खाने का मतलब था समोसा साथ में चाय। अब मोमोज आ गया है, अभी कोरियन खाना आ रहा है।
मतलब मैं अभी कुछ 6 महीने पहले की बात है, एक शादी में गया था, दिल्ली की शादी थी, जाटो की शादी। वहाँ पर क्या मिल रहा था स्टार्टर में? सुशी, वेज सुशी। मतलब आज से 20 साल पहले अगर आप किसी से, उनके दादाजी से पूछते ना कि मतलब सुशी क्या होती है, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता कि ये होता क्या। और उनको कहते हैं कि चावल होता है, बीच में कुछ सब्जी कच्ची लपेट के ऊपर से पत्ता लगा के खिला देते, वो आपको 4 बातें सुना देते। लेकिन किस तरह से ये चीज़ें बदल रही हैं, क्यों बदल रही हैं, इसके पीछे बाजार किस तरह से काम करता है, किस तरह से सोशल मीडिया काम करता है, किस तरह से हमारे जो सरकारें हैं वो काम करती है, किस तरह से हमारा फिल्म में एंटरटेनमेंट काम करता है, ये सारी चीज़ों का एक जगह पर वो है इतिहास की थाली। बिल्कुल। इससे पहले किताब के ऊपर बात करें, आप पहले कॉर्पोरेट में थे, उसके बाद आपने वो लाइन छोड़कर आप लिटरेचर की तरफ आए, तो ये ट्रांजिशन कैसे आया? क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक बुक ठाकुरबाड़ी बेस्टसेलर रह चुकी है। देखिए, ट्रांजिशन कहना गलत होगा, क्योंकि मैं अभी भी नौकरी कर रहा हूँ। उस तरह से नहीं कर रहा हूँ जैसे पहले किया करता था, बट मैं अभी भी एक नौकरी कर रहा हूँ। और ये कहना चाहिए कि रिस्क थोड़ा सा लेने की आदत पड़ गई थी शुरुआत से, या जो भी आप कह लीजिए, फितरत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए उसको, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। अगर आप सफल हो जाते हैं तो पॉजिटिव, नहीं सफल होते तो घर वाले आपको 4 गाली देते हैं। तो लोग नौकरियां स्विच करते हैं, मैंने जनरली क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर स्विच किए हैं। तो मैंने शुरुआत की थी इंश्योरेंस में। सबसे पहले जो मेरा काम था पार्ट टाइम, वो इंश्योरेंस में था। फिर मैं मोबाइल फ़ोन्स में आया, नोकिया के लिए मैं काम करता था, सोल्यूशंस में सेल्स का काम था और सोल्यूशन का टेक्नोलॉजी वाला पूरा काम था। वहाँ से मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगा। उसके बाद फिर मैं जर्नलिज्म में चला गया, जर्नलिज्म की पढ़ाई की। वहाँ से मैं लोकलाइजेशन में चला गया। लोकलाइजेशन के बाद लोकलाइजेशन का काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं राइटिंग भी कर रहा हूँ। तो अभी वो दोनों काम चल रहे हैं साथ में। लेकिन हाँ, लोकलाइजेशन और उसमें थोड़ा सा अब एक होता है कि आपको इतना स्पेस मिल जाता है 5 डे वाला, कि आप 2 दिन अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। तो ये पैशन ही था जो आपको इधर ले आया? हाँ, हमेशा हमें अंदर से लगता था कि आपको कुछ बनाते रहना है, खाली नहीं बैठना है, पढ़ते रहना है, कुछ करते रहना है। तो कुछ ना कुछ करते रहने की उसमें वो होता है। बिल्कुल। चलिए, जब इस किताब की आपके मन में परिकल्पना आई कि मेरे को इस टॉपिक पर किताब लिखनी है, तो क्या आपने सोचा था कि आप फूड बुक लिखेंगे, या आप एक हिस्ट्री बुक लिखेंगे, या आप एक फ्यूज़न लिखेंगे? कैसे इसकी नींव पड़ी? मैं खाने के ऊपर तो बहुत पहले से लिख रहा हूँ। 2017 में मैं फर्स्ट पोस्ट में हुआ करता था। किताब में भी उस बात का जिक्र है। तो वैसे ही मैं लोगों को बताया करता था, ऑफिस में से बातचीत होती है कि ये खा सकते हो, वहाँ चले जाओ, वहाँ ये अच्छा मिलता है, वो अच्छा मिलता है। तो फिर किसी ने कहा कि ऑफिस में कि यार इसके बारे में लिख दिया करो। तो मैंने कहा यार इसके बारे में लिखेंगे, पढ़ेगा कौन? तो कहा नहीं, तुम लिखो तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा छोड़ दो। तो वहाँ से मैंने एक वीकली एक आर्टिकल, कॉलम जो बोल लीजिए, लिखना शुरू किया। फर्स्ट पोस्ट की नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो कॉलम चलता रहा। मतलब मैं फर्स्ट पोस्ट छोड़ने के बाद भी उनके लिए फ्रीलांसर के तौर पर वही सेम कॉलम कंटिन्यू करता रहा। उसके बाद वहाँ से फिर मैंने TV9 के लिए लिखा, दैनिक भास्कर के लिए लिखा। दैनिक भास्कर वाला कॉलम बहुत चला। मतलब मैंने केले पर एक आर्टिकल लिखा 3-4 हज़ार शब्द का, और वो लोग कहते हैं डिजिटल में लोग पढ़ते नहीं हैं। वो केले का आर्टिकल, और सिर्फ केले के बारे में, उसमें केले से बनी हुई चीज़ें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो केले के बारे में। और वो लगभग एक दिन में 3 लाख लोगों ने पढ़ा। क्या बात है। और उसका जो एवरेज टाइम था, टाइम स्पेंड था, लोग कहते हैं कि रील 15 सेकंड से ज़्यादा की लोग नहीं लिखते, वो टाइम स्पेंड 3 मिनट से ज़्यादा का था। तो फिर लगा कि यार मतलब लोग पढ़ते हैं, या लोग इसमें पढ़ने में, जो मैं लिख रहा हूँ उसको पढ़ने में दिलचस्पी लेते। तो ये हमेशा से दिमाग में था। फिर ठाकुरबाड़ी लिख ली, और फिर जो एक योजना थी कि एक भारत की संस्कृति को अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट करने की, तो उसका एक पहलू ठाकुरबाड़ी था, दूसरा पहलू ये इतिहास की थाली है। तो फिर यहाँ पर दूसरी किताब शुरू की। ठीक है। आपने अपनी बुक में एक फ्रेज यूज़ किया है, जैसा आपने अभी बताया भी, कि सुसरे गोरे अंग्रेज एक गजब बीमारी लगा गए। मैं बात कर रहा हूँ चाय की। देखिए, जब तक इंस्टाग्राम पर वो गुलजार साहब वाल के उसमें चाय के वॉइस ओवर और म्यूज़िक अच्छे से पुराने गानों के साथ नहीं शेयर होते थे कि चाय जो है इश्क है, तब तक लोग चाय के लिए यही बोलते थे कि अच्छी बीमारी। आपके दादी, बाबा, नाना, नानी, पिताजी से भी पूछ लिए, वो सब यही कहेंगे कि चाय की बीमारी अंग्रेज़ लगा के चले गए। और ये बात सही है कि हमें चाय की आदत उन्होंने लगवाई, लेकिन चाय अंग्रेज़ हिंदुस्तान लेकर नहीं आए। चाय हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने से पहले से थी। आसाम की जो चाय है, आसाम की जनजातियाँ वहाँ पहले से उसको पी रही थी। लोगों को नहीं पता था कि ये चाय है।
सेम चीज़ गुजरात का एक वर्णन मिलता है। अगर आप इतिहास की थाली पढ़ेंगे तो गुजरात में यात्रियों का वर्णन मिलता है जब अंग्रेज हिंदुस्तान नहीं आए थे तब का, जहाँ पर वो लिखता है कि बंदरगाह में चाय की केतली सुबह से शाम तक चूल्हे से उतरती नहीं थी, लेकिन वो चाय दूध वाली चाय नहीं थी, वो चाय लेमन टी जैसी चाय थी। तो लोगों को ये लगता है कि लेमन टी नई चीज़ है, दूध वाली चाय पुरानी चाय है, या ग्रीन टी पुरानी चीज़ नहीं है, नई चीज़ है। ये ज़्यादा पुरानी है। दूध वाली चाय बहुत बाद में आई है, वो रिसेंट एडिशन है। ये ज़्यादा पुरानी। तो गुजरात में सोचिए आप लगभग 1600 के आसपास से चाय पी जा रही है हिंदुस्तान में। आपने इसमें पूरी एक हिस्ट्री भी बताई है कि कैसे चाय का आविष्कार हुआ। वहाँ पर आपने एक बात जो एक मजाक के तौर पे लिखी है, उसके बाद एक्चुअल क्या हिस्ट्री है चाय की, वो क्या है? चाय देखिए, चाय को लेके चीन से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई चाय। बिल्कुल। तो उस लोकप्रियता में क्या था कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे वो इनकी पत्तियों को अपने साथ में रखते थे, और जहाँ भी जाते थे आपको ध्यान लगाना है, आलस आ रहा है, तो आपने चाय पी ली और आपने आपको एक ऊर्जा मिल गई, जो जनरली होता है। और जो ओरिजिन की कहानी है कि तो उसमें 2-3 कहानियाँ हैं कि वो बहुत बोधिधर्मा थे, जो उनकी आँखें झपक रही थी, खुल नहीं रही, तो उन्होंने पलकें काट के फेंक दी, भारी हो जा रही थी, तो उन पलकों से, ये तो एक दंत कथा है। हाँ जी। जो एक कहानी ये मानी जाती है कि वहाँ के राजा थे, उनके पानी में ये पत्तियाँ गिर गई, उन्होंने वो पानी पी लिया और उनको पानी बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा इसको उबाल के ही पीते हैं। यहाँ से चाय शुरू हुई। और उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों को चाय की लत लगी। फिर उन्होंने क्या, जब उनको बहुत सारी चाय वो उत्पादन करने लगे, तो उन्होंने कहा कि इस चाय को हिंदुस्तान से चाय अलग अलग देशों में भेजते, तो उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तानियों को ही इसकी आदत लगा दे तो हमको एक्सपोर्ट का जो खर्चा है वो भी बचेगा एक तरह से। तो यहाँ से शुरू हुई। बिल्कुल। आपका चैप्टर है कैसे कोलंबस। इस चैप्टर में आपने फूड और कॉलोनियल हिस्ट्री को आपस में रिलेट किया है। तो जब हम अपनी प्लेट को परोसते हैं, क्या आज भी हम जो कॉलोनियल हिस्ट्री है उसको कैरी कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट को कैरी कर रहे हैं? देखिए, कोलंबस का दुनिया पर हमारे आपके खाने पर इतना ज़्यादा असर है कि आप उसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत नहीं आया, लेकिन उसके भारत ना आने ने हमारे आपके ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डाला, जिसको हम पंजाबी खाना कहते हैं। मक्के दी रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल, आलू, और रख लीजिए आप चॉकलेट। ये सारी चीज़ों में मक्का कोलंबस की वजह से हिंदुस्तान पहुंचा, मैक्सिकन है, हिंदुस्तानी नहीं है। सरसों का साग हमारा अपना है। राजमा कोलंबस की वजह से हिंदुस्तान पहुंचा, हमारा अपना नहीं है। और आलू उसकी वजह से हमारे यहाँ पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें कोलंबियन एक्सचेंज की वजह से पहुंची। तो अगर आप जैसे पंजाबी खाने की बात की, आप उसमें से मक्का हटा दीजिए, मक्के की रोटी हटा दीजिए, राजमा चावल में से जो राजमा हटा दीजिए, तो बचेगा क्या? तो हम जो खा रहे हैं वो, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है कोलंबस का। सिगरेट, तंबाकू वहाँ से आई, न्यू वर्ल्ड से, जिसको अमेरिका और लैटिन अमेरिका से वो ढूंढ के लाए हिंदुस्तान में। चाय के साथ चाय और सुट्टा कोलंबस की वजह से, तो चाय तो नहीं बट सुट्टा कोलंबस की वजह से आया। तो तंबाकू आप देख लीजिए कितना हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट हो या जर्दा हो, बहुत सारी चीज़ें, पान है। आपका पान बिना तंबाकू वाला पान नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। तो पान हमारा अपना था। आप कामसूत्र से लेके और मुगलों के मुशायरे और मुजरे, सब में आपको पान दिखता है, लेकिन उसमें तंबाकू जो पड़ी वो कोलंबस की वजह से। तो हर चीज़, चाय, चीनी सस्ती इसलिए हुई, एक समय पर चीनी सोने की तरह महंगी हुआ करती थी। जो चीनी सस्ती हुई उसमें एक बहुत बड़ा योगदान चाय का था, कोलंबस के एक्सचेंज का था। चीनी हिंदुस्तान और चाइना से हुई, क्योंकि उसमें चीनी नाम इसीलिए कि जो सफ़ेद क्रिस्टल शुगर है वो चीन की खोज है, चीनी लोग बना लेते थे, इसीलिए उसको चीनी बोलते हैं, शक्कर को। लेकिन कोलंबस की वजह से वो सस्ती हुई। तो कोलंबस आपके हमारे खाने में हर चीज़ में। अभी आपने एक टर्म का यूज़ किया, कोलंबियन एक्सचेंज, ये इसको थोड़ा सा डिटेल बताइए, ये है क्या एक्चुअली कोलंबियन एक्सचेंज? तो कोलंबस भारत आना चाहता था, गलती से वो अमेरिकी द्वीप समूह पर पहुंच गया, जिसको आप कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, जो उधर जो है, तो क्यूबा गया, बहामास गया, इधर के बहुत सारे छोटे छोटे देशों में गया, और बहुत वहाँ पर उसने लूट मचाई, बहुत सारे अत्याचार किए। लेकिन वहाँ से जो चीज़ें लेकर आया, वो हमारी जो पुरानी दुनिया जिसको हम बोलते हैं, यूरोप, एशिया, भारत, सारा ये सब कुछ,
इन्होंने वो चीज़ें देखी ही नहीं थी। उन्होंने उससे पहले कभी आलू नहीं देखा था, मिर्च नहीं देखी थी, और चॉकलेट के लिए कोको नहीं देखी थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आई। टर्की एक चिड़िया होती है मुर्गी जैसी, वो नहीं देखी थी। ये सारी चीज़ें वहाँ से आई, नई दुनिया से, जिसको कोलंबस ने ढूंढा एक तरह से कहा जाता है। तो ये जो आदान प्रदान हुआ चीज़ों का, वहाँ से नई चीज़ें आई, और यहाँ से हमने लूट खसोट बीमारियाँ अंग्रेज़ों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनिश लोगों ने उन लोगों को दी, नेटिव अमेरिकन पे अत्याचार किए। तो उसको वो कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं अकादमिक भाषा में। ओके, ठीक है। तो ये इसको कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं कि कोलंबस के अराइवल के बाद ग्लोबल फूड हैबिट्स पे असर पड़ा। नॉट जस्ट फूड हैबिट, हर चीज़ पे। मतलब अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका में जिस समय डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, वो वही कर रहा है जो कोलंबस ने किया था। आप दूसरे देशों के लोगों के संसाधन छीनते हैं, उस पर हमला करते हैं। इसमें एक वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला एक बार हुआ था 1800 कुछ में। लोग कहते हैं ना कि अमेरिका तेल जहां दिखता है वहां पहुंच जाता है। तो 1856-57 की बात है। तेल की खोज उस समय, क्रूड ऑयल की खोज नहीं हुई थी। तो उस समय पर चिड़िया की बीट पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला के एक द्वीप पर हमला किया था। अच्छा, हाँ। अब ये चीज़ अगर मतलब मैं बाद में लिखता, किताब 2 साल बाद आई, तो लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के उसको देख के लिखे, तो किताब छप चुकी है मार्केट में, अब मिलने लगी है बुक फेयर में। तो ये पहले ही लिखा था। तो अमेरिका की जो प्रवृत्ति है, आइडिया ऑफ अमेरिका है कि आपको दूसरे देश में रिसोर्स मिलेगा और आप उसको कब्जा कर लेंगे, ये कोलंबस से ही आया है। तो अगर आप किताब जो चैप्टर शुरू होता है वो कहते हैं इतिहास में कोलंबियन एक्सचेंज वो पल था जहाँ से बेइंतहा लालच और लूट की शुरुआत हुई। तो ये है कोलंबियन एक्सचेंज मेरी नज़र में। ठीक है, ठीक है। आपका एक चैप्टर है 1/2। हाँ। इस चैप्टर में आपने जो बंटवारे के बाद, जो पार्टीशन के बाद का जो हमारा फूड कल्चर रहा है, उसके बारे में आपने लिखा है। तो इसमें पार्टीशन के बाद क्या खाने की परिभाषा बदली है? परिभाषा मतलब खाना बहुत ज़्यादा बदला है हमारा। और जो ढाबा कल्चर है और पनीर है, मतलब वेजिटेरियन खाने का मैग्नम ओपस सबसे अच्छी चीज़ पनीर है। आप सादा डोसा खाते हैं, आप 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप पनीर डोसा खाएंगे, पनीर मोमोज खाएंगे, पनीर बिरयानी खाएंगे, पनीर को शाही पनीर सब कुछ खाएंगे। ये जो पूरा है, ये बंटवारे के बाद शुरू हुआ। और बंटवारे में भी 2 हिस्सों का बंटवारा है और 3 कम्युनिटियाँ अफेक्टेड है। जब हम बंटवारे की बात करते हैं, हम हमेशा लाहौर पंजाब की बात सिमट जाती है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर शेफ पंजाब से आते हैं। बरार, भाटिया, कपूर, खन्ना, जो भी आप शेफ्स, मास्टर शेफ कोहली, जो भी आप नाम लेंगे वो सारे पंजाब के मिलेंगे। तो डिशेस भी उतनी पॉपुलर है। हाँ, क्योंकि उसके पीछे भी क्या कारण है वो इस चैप्टर में है, उस पर अभी हम नहीं जाते। लेकिन तो बंटवारे में जो चीज़ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई वो थी तंदूर। तंदूर बहुत पहले से था हिंदुस्तान में, लेकिन बंटवारे के बाद वो एकदम से लोकप्रिय हुआ। क्यों? इतने सारे रिफ्यूजी आए दिल्ली में, उनको अब खाना कैसे खिलाएंगे? तो आपने क्या किया? तंदूर लगा लिया। सब लोग अपना अपना आटा लेकर आते थे, साझा चूल्हा जिसको बोलते थे। तो औरतें अपना अपना आटा लेकर आई और उन्होंने वो रोटियां निकाली, बना ली। या एक साथ आपको लोगों को रोटियां खिलानी भी हैं तो हमने तंदूर लगा, एक बार में 20-20 रोटियां निकल रही हैं। एक एक रोटी तवे पे बनाने में तो आप लोगों को खिला ही नहीं पाएंगे। तंदूर वहाँ से लोकप्रिय हुआ। उसी तंदूर में आपने क्या कहते हैं, रात में दाल चढ़ा दी। रात में वो माँ की दाल जो थी वो धीरे धीरे वो दाल बुखारा बन गई। उसी तंदूर में आपने सीख में क्या कहते हैं मुर्गा लगा दिया, तंदूरी चिकन बन गया। उसी में बाद में आपने पनीर और सब्जी लगाई तो चिकन टिक्का बन गया। तो पनीर वहाँ से शुरू हुआ। और वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर की तानाशाही, जिस एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पनीर की तानाशाही वहीं से शुरू हुई। और तंदूर ने एक असर ये डाला। दूसरा जो क्या कहते हैं असर था, सिंध से बहुत सारे लोग आए तो अचार, पापड़ और ये सारी चीज़ें। शाम का जो इवनिंग बम्बई की चौपाटी, जो जूहू चौपाटी जिसको बोलते हैं, वो सिंधियों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो बंटवारे के बाद सब कुछ छोड़कर वहाँ पर है। क्योंकि खाना बनाना एक ऐसा हुनर है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता और जिसकी हमेशा डिमांड रहती। जब तक दुनिया रहेगी, मानव सभ्यता रहेगी, लोग चाहिए होंगे जिनको खाना बनाना आता हो। तो उनके पास कुछ नहीं था, क्या करा? ढाबा खोल लिया। क्या करा? चौपाटी पर स्टॉल खोल लिया, बनाने लगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए और इसीलिए आपको बहुत सारे ढाबे जो दिखेंगे वो ज़्यादातर उनमें पंजाबी खाना मिलता है। तो वहाँ से ये, और उसमें क्या कहेंगे उसको, होता ना कि हर त्रासदी में भी कुछ नया आता है निकल कर। तो वो है बंटवारा। बंगाल की तरफ जो बंटवारा हुआ उससे भी बहुत सारी मिठाइयाँ आई। ओके। तो बहुत सारा उस तरह का खाना आया। तो बंटवारा बहुत तरह के हुआ। और बंटवारे का असर जब हम बात करते हैं तो हम लोग बहुत स्टीरियोटाइप और सोशल मीडिया में आजकल चेस्ट थम्पिंग का दौर है, बहुत वैसी बातें करते हैं। लेकिन
गूगल करिएगा कभी। कराची शहर पाकिस्तान का मुहाजिरों का बसाया हुआ है। मुहाजिर मतलब जो यहाँ से पाकिस्तान गए। कराची में आपको, क्योंकि जब किताब की रिसर्च कर रहा था तब मैंने ढूंढा, पढ़ा, देखा, कराची में आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर लोकप्रिय हैं वो सारी कराची में ज़्यादातर मिलती हैं। वहाँ के हिसाब से बदल गई हैं 70 सालों में, लेकिन कराची में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है रेस्टोरेंट्स का वो दिल्ली दरबार है। वहाँ पर आपको कई दिल्ली दरबार मिलेंगे। वो यहाँ से चले गए हैं, सब कुछ है, बट वो छूटा नहीं है। इंडिया में भी अभी काफ़ी सारी इनके आउटलेट्स हैं। नहीं, दिल्ली दरबार यहाँ से उनका कोई संबंध नहीं है। Okay. वो यहाँ से गए थे, वहाँ बस गए हैं, वहाँ अपना पाकिस्तानी हो चुके हैं, पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, लेकिन उनके रेस्टोरेंट्स के नाम दिल्ली दरबार हैं क्योंकि वहाँ के लोगों की एक समय की यादें जुड़ी हुई कि हम हिंदुस्तान से ये छोड़ कर आए थे। तो और वहाँ के जू का नाम भी काफ़ी समय तक गांधी गार्डन था। ओके। तो दुनिया उतनी सीधी है नहीं जितनी फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर बना दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक चैप्टर है फेमिनिस्ट, क्रिसमस और बिरयानी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आपने इसमें तीनों चीज़ों को अलग अलग तीनों चीज़ों को मिला दिया है। क्या पर्पस क्या है इस चैप्टर का? तीनों चीज़ों को मिलाया मैंने नहीं, तीनों चीज़ों को बाजार ने मिलाया। तो फेमिनिस्ट औरतें, इंडिपेंडेंट औरतें खाना नहीं बनाती हैं। अगर आप खाना बनाती हैं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ये चैप्टर ये जो थॉट है ये 1970 में एक अमेरिकी कंपनी ने शुरू किया जो फास्ट फूड बेचती थी। ओके। उस समय पर फेमिनिस्ट आंदोलन चला, औरतें अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रही थी, विद्रोह, जैसे इस समय भी चला, इससे पहले भी चल रहा है, ईरान में चल रहा है, बहुत जगह चल रहा है। तो उनको ये मौका दिखा अपना खाना बेचने का। उन्होंने ये स्लोगन दिया कि अगर आप अपनी पत्नी को आज़ादी देना चाहते हैं तो उसको बोलिए खाना ना बनाए, आप हमसे खाना खरीद कर उनको दो। और खाना बहुत नुकसानदेह खाना है, फ्राइड फास्ट फूड बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे वो हमारे आपके कॉन्शियस में बैठ गया कि फेमिनिस्ट होना, इंडिपेंडेंट होना मतलब खाना नहीं बनाना है। कैसे बैठा, क्या बैठा, उसके लिए बहुत लंबी बातचीत, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, कभी और करेंगे। दूसरा ये है क्रिसमस। चर्च एक समय तक क्रिसमस पर बैन लगाया हुआ था उन्होंने, और 25 दिसंबर या जिस दिन क्रिसमस होता था, पादरी और उनके साथ कैथोलिक्स निकलते थे लंदन में, अमेरिका में, अलग अलग जहाँ भी ईसाई का वहाँ, और जो क्रिसमस मनाता दिख जाता था, छुट्टी मनाता दिख जाता था, किसी ने क्रिसमस का केक बना लिया, किसी ने क्रिसमस ट्री बना लिया, उसके ऊपर जुर्माना लगता था। आज के हिसाब से 10,000 15,000 तक का जुर्माना लगता था। लोगों को जेल हुई है क्रिसमस मनाने के लिए ईसाई देशों में। तो आज जो लोग यहाँ कर रहे हैं कि हम क्रिसमस नहीं मनाने देंगे या नहीं करने देंगे, आज से 400 साल पहले क्रिश्चियंस खुद ये कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उसमें बाजार की एंट्री होती है, उसमें और सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर वो एक ग्लोबल त्योहार बन जाता है, सेंटा क्लॉज और वो सब कुछ। तो ये पूरी यात्रा है। तीसरा, बिरयानी। आप किसी भी 50 साल पुराने व्यक्ति से पूछिए, बिरयानी एक बहुत अनकॉमन चीज़ थी। जैसे पुष्पेश पंत अक्सर कहते हैं, कहावतें होती हैं कि बहुत अच्छा खाना अगर आप की बात करें तो वो हमेशा से पुलाव होता था। आपने कहावत सुनी होगी, ख्याली पुलाव पकाना। बिल्कुल। आपने ये सुनी होगी कि चुनाव जब नगीचे जब भी चुनाव आते हैं, भात मांगे पुलाव आते हैं। और भी पुलाव को लेकर बहुत कहावतें सुनी। कि बिरयानी को लेकर आपने कभी कहावत नहीं सुनी होगी। तो बिरयानी पिछले 30-40 साल में एक बाजार ने एक मिथ गढ़ा कि बिरयानी कोई नेशनल डिश है, बिरयानी कोई बहुत खास चीज़ है जो पुलाव नहीं है। पुलाव तो वेज होता है, बिरयानी नॉन वेज होती है। वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से मार्केटिंग की देन है। इसलिए ये चैप्टर फेमिनिज्म, क्रिसमस और बिरयानी। ओके, चलिए अभी आपने बिरयानी की बात करी। आज के रिलेवेंसी को देखते हुए, बिरयानी एक ऐसी डिश बन गई है कि उस पर हर कोई अपना हक जताता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। कहीं ना कहीं बिरयानी ने पुलाव को रिप्लेस कर दिया है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या थॉट है वो अभी जान लेंगे। देखिए, हाँ, सवाल पूछिए फिर मैं बात करूँ। जी। तो सवाल यह है कि इस डिश पर भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑनरशिप डिबेट होने लगे हैं कि बिरयानी तो हमारी है। तो क्या ये भी अभी जो फूड है वो नेशनलिज्म का मुद्दा बनने लगा है?
देखिए, हिंदुस्तान में कोई एक चीज़ लोकप्रिय हो जाए, सबसे पहले मान लीजिए कोई क्रिकेटर, कोई एथलीट, किसी ने ओलंपिक का मेडल जीत लिया, सब लोग उसको अपनी जाति से जोड़ देते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय प्रवृत्ति है। कोई भी जीतेगा, कोई आपको फोटो वायरल हो जाएगी, हाँ साहब ये जो है हमारे समुदाय का है, ये हमारे समुदाय का। ये आपने सोशल मीडिया बहुत बार देखा होगा, सब मान लेते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ बिरयानी के लिए, बिरयानी अब हो गई है तो बिरयानी अब सबकी हो गई कि बिरयानी हमारी, बिरयानी। जबकि हकीकत ये है कि बिरयानी और पुलाव में ऐसा कोई अंतर नहीं है जो बहुत बड़ा अंतर हो कि ये बिरयानी है और ये पुलाव है, और आप अंतर ढूंढ भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ की बिरयानी बहुत फेमस है, अवधी बिरयानी, लेकिन अगर आप उसके बनाने के तरीके और उन सब पे जाएंगे तो वो पुलाव है। और पुलाव इन्फीरियर डिश नहीं है। बहुत सारे पुलाव हैं जो बिरयानी से ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, बिरयानी से ज़्यादा उनको बनाना मुश्किल होता है। मतलब मुझे बिरयानी बनाना आता है, मैं बहुत सालों से 15 साल हो गए मुझे बिरयानी बनाते हुए, और बहुत लोगों ने तारीफ़ की है खाने के बाद कि यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन पुलाव बनाना और बिरयानी में, दोनों चीज़ों में, पुलाव बनाना कई बार बिरयानी बनाने से ज़्यादा मुश्किल है। तो अब जैसे लोग कलकत्ता बिरयानी को लेके बहुत वो कहते हैं कि हैदराबाद की बिरयानी श्रेष्ठ बेहतर है और कलकत्ता की बिरयानी वो नहीं, क्योंकि उसमें आलू पड़ा होता है। अब बेहतर क्यों है? क्या हैदराबाद की बिरयानी ज़्यादा पुरानी है कलकत्ता की बिरयानी से? कलकत्ता में जो सबसे पहला रेस्टोरेंट खुला बिरयानी का वो है अमीनिया, वो खुला है 1929 में। यहाँ का है पैराडाइज हैदराबाद का 1960 में। ज़्यादा पुराना कौन सा हुआ? कलकत्ता वाला हुआ। आलू उसमें क्यों मिलाया गया? आलू उस समय की सबसे महंगी सब्जी थी। आलू अपने ज़माने का एवोकाडो था, तो कुछ भी महंगा बन रहा है उसमें मिलाना है। और आलू ऐसा नहीं कि उन्होंने उबाला और डाल दिया उसमें आलू को एक खास तरीके से पका के मिलाने का तरीका। और जब कलकत्ता बिरयानी आप खाएंगे किसी अच्छी जगह पर, तो आपको लगेगा कि ये जो डिस्क्राइब करते हैं ना कि मतलब उसमें तो आलू पड़ा होता है, आलू नहीं पड़ा होता, वो उसको बनाने का तरीका ही अलग है। हल्के मसाले, खुशबू होती है काफ़ी तेज़ उसमें, केवड़े और वो सब खुशबू वाली चीज़ें। तो हैदराबादी बिरयानी का अपना स्वाद है, कलकत्ता बिरयानी का अपना स्वाद है, तो वो सस्ती नहीं है। जैसे लखनऊ का पुलाव हो गया, अब मुरादाबाद का पुलाव था, अब वो मुरादाबाद बिरयानी हो गई। मोपला पुलाव था, मोपला बिरयानी हो गई। मंदी या मांदी जिसको बोलते हैं आजकल, काफ़ी लोकप्रिय हुई है कई जगह पे, उसको भी लोग बिरयानी बोल देते हैं। मुतंजन जो एक मीठा पुलाव होता था, उसको भी लोग बिरयानी बोल देते हैं। तो बिरयानी एक्चुअली बेचने का तरीका हो गया, किसी चीज़ के आगे बिरयानी लगा दो तो उसको ज़्यादा बिक जाएगी। तो मेरे हिसाब से पुलाव बिरयानी खाना अच्छा होना चाहिए, और बिरयानी हर तरह की अच्छी होती है। चलिए ठीक है। आजकल के दौर में सोशल मीडिया में आप रील्स देखते हैं तो काफ़ी सारे आपको सेल्फ मेड न्यूट्रिशनिस्ट नज़र आ जाते हैं जो फूड पर अपनी राय देते नज़र आते हैं। उनकी राय आपके हमारे खाने को कैसे इम्पैक्ट कर रही है? क्या वो माननी चाहिए? पहले सवाल तो ये, क्या वो? बिल्कुल भी नहीं। गिने चुने 2-4 लोग हैं, मैं नाम ले सकता हूँ। एक जैसे जो मुझे सबसे ज़्यादा जिनका काम अच्छा लगता है वो है कृष अशोक, जिनकी किताब है मसाला लैब। उनका जो भी जानकारी होती है बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही मतलब वेल रिसर्च्ड होती है। और इसके अलावा एक अमृता है, उनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, हैंडल भी नहीं याद है मुझे। तो इनका 2-4 लोग हैं जिनका काम बहुत अच्छा मुझे और वेल रिसर्च होता है, क्योंकि मेरा अपना भी सब्जेक्ट है तो मुझे कई बार पता होता है कि कौन सा ही बोल। सोशल मीडिया पर क्या है ना कि आपको डर जो है वो सबसे ज़्यादा आपको रीच देता है। अभी मैं आपको कहूँ कि आपने इस प्लास्टिक की बोतल में पानी पी लिया, आपको कैंसर हो सकता है। अब ये बात अगर मैं वीडियो पर बोल दूं और आपने इनको देखा प्लास्टिक की बोतल की पानी भी पीते हुए, किसी को भी देखा, आप तुरंत उसको वो रील फॉरवर्ड करोगे। रोटी जो है वो गैस में आंच पे सेकने पर कैंसर होता है। एक जो बहुत मज़ेदार चीज़ है, मैंने एक दिन उसके बारे में, एक दिन बहुत मुझे तेज़ गुस्सा भी आया था, मैंने उसके बाद कुछ पोस्ट कर दिया था कि चाय पीने से इंसान नपुंसक हो जाता है। अगर रोज़ दूध वाली चाय आप पीते हैं तो इंसान नपुंसक हो जाता है। मैंने उस आदमी से पूछा, एक बात बताओ, हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और हम रोज़ सुबह चाय पीते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये कैसे हो सकता है कि पूरा देश रोज़ सुबह चाय पी रहा है, पूरा दिन? कुछ तो मतलब लॉजिक, मतलब मी में ना को थोड़ी तो मर्यादा रखिए। जी।
तो सोशल मीडिया पर भरोसा मत करिए, सोशल मीडिया की कहानियों पर भरोसा मत करिए। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे दो चीज़ों पे मैं बहुत खास तौर पे देता हूँ कि अगर आपको इतिहास की या सब्जेक्ट की, इन सब चीज़ों की नॉलेज चाहिए तो तीन चीज़ों से कभी उनको सच नहीं मान लेना चाहिए। एक, फिल्मों से इतिहास मत पढ़िए। फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, हो सकता है वो इतिहास पे आधारित हो, लेकिन उनसे इतिहास मत पढ़िए। उस पर ये दावा मत करिए कि ये इतिहास मैंने यहाँ से पढ़ा इसलिए सही है, उसमें बहुत सारी कल्पना मिलाई जाती है। दूसरा, सोशल मीडिया पे जो जानकार, अभी एक डॉक्टर पकड़े गए हैं जो डॉक्टर बनते थे, फिर पता चला फर्जी हैं, बहुत उनके फॉलोअर्स थे, उन पे मत जाइए। और तीसरा, जो आपको जितने भी आपके ऐतिहासिक जगहों पर गाइड मिलते हैं, उनकी कहानियों को कहानियां ही मानिए। उनको एक खंडहर को दिखाना है और 1 घंटा आपको उस खंडहर को घुमाना है, तो उस खंडहर के ऊपर बताएंगे ना कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती थी, कि यहाँ पर अपने आप रात में लाइट जल जाती थी, यहाँ पर ये सारी कहानियाँ झूठी होती हैं। गाइड्स कुछ जगहों पर बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बट जनरली गाइड्स जो हैं वो सिर्फ आपको घुमाने, उनका काम ही होता है आपको घुमाना, घुमाते ही रहते हैं वो कहानियों के लिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहली चीज़ है जो आपको डर फैलाया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। आजकल के टाइम में जितनी भी फूड डिलीवरी कंपनियां हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आज का जो कंज्यूमर है वो तीनों टाइम का खाना हमें से मंगवाए, हमें से ऑर्डर करे। तो ये आजकल के दौर में किस तरीके से हमारे फूड बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, इसमें 2 लेवल पर प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि खाना बनाने को हमने बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप कर रखा है कि औरतों का काम है। उस पर भी एक तर्क दिया जाता है कि आदमी पैसा कमाता है तो घर चलता है। आपने भी सुना होगा, मैंने, सबने सुना है जीवन में कभी ना कभी। ये तर्क पूरी तरह से गलत है। घर चलाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक व्यक्ति पैसा कमा कर लाए, दूसरा व्यक्ति उस पैसे से रोटी बनाए, आटा, कपड़े धुले हुए मिले, बच्चों की पढ़ाई हो, घर में साफ सफाई हो। दोनों चीज़ें बराबर इंपॉर्टेंट हैं। हो क्या रहा है कि अब ज़्यादातर दोनों लोग नौकरी करते हैं, दोनों के पास समय नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां एक के हिस्से में अब भी ज़्यादा है कि सुबह अगर आप दोनों नौकरी पे जा रहे हैं तो पत्नी की जिम्मेदारी है जनरली, मतलब मैं इसको जनरलाइजेशन नहीं करूँगा कि हर घर में ऐसा होता है, कम से कम मेरे घर में ऐसा नहीं होता। तो मिल बांट के काम करने की वो प्रवृत्ति हमारे समाज में अभी भी नहीं है। राजा बेटा सिंड्रोम से ग्रसित बहुत सारे लोग हैं कि जिनको अगर किचन में जाके जिन्होंने पानी पी लिया अपना या चाय बना के पी ली और उन्होंने खाना अपना खुद पैक कर लिया तो शायद उनकी मर्दानगी कम हो जाएगी। तो उसका नुकसान क्या है? आप 3 टाइम बाहर का खाना खाएंगे। बाहर का खाना, घर का खाना अलग अलग तरीके से बनता है। उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है, बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं। उसको बहुत जल्दी बनाने के लिए उसको ज़्यादा तेल, ज़्यादा बटर डाल के फ्राई किया जाता है, जल्दी ख़राब ना हो इसलिए उसमें क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल मिलाया जाता है। वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपका वज़न बढ़ेगा, आपको हार्ट की बीमारी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, एसिडिटी और बहुत कुछ है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा खाना हमारी पहचान है। कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, आप सोच के देखिए, 2 चीज़ों पर सबसे मुश्किल से समझौता करता है, आप क्या खाएंगे और आप किससे शादी करेंगे, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी पहचान है। मान लीजिए आप हिंदू हैं, आप जैन हैं, आप मुसलमान हैं, कुछ भी हैं, आपके खाने के नियम होंगे। मान लीजिए मैं हूँ, मैं कभी मंदिर ना जाऊँ, घर, तो वो कहेंगे घर पे पूजा कर लो। घर पे पूजा, मंदिर, घर पे मंदिर नहीं है, मन में याद कर लो। मन में नहीं करते हो, साल में जब होली दिवाली, जब भगवान दिख जाए तब दूर से दर्शन कर लो। हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया सकता है, लेकिन आपके खाने पर नहीं। आपके धर्म में जो चीज़ प्रतिबंधित है खाना, मान लीजिए मांस को लेकर बहुत सारी जगह पर होता है कि आप वेजिटेरियन होंगे, नॉन वेजिटेरियन होंगे, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपने वो खा लिया जो आपके धर्म में प्रतिबंधित है तो आप धर्म से बाहर हो जाएंगे। आपने शादी कर ली तो बाहर हो जाएंगे। तो खाना उतना इंपॉर्टेंट है आपकी पहचान के लिए, और ये पहचान अगर खो जाएगी, ये पहचान मिस हो जाएगी आप, क्योंकि 2 जनरेशन चाहिए जिसको एक डिश बनानी नहीं आती। एक अभी हम लोग जब बात कर रहे थे पहले कि आज से 20 साल पहले की जनरेशन के लिए स्नैक समोसा था, आज की जनरेशन के लिए मोमोज है। अगर मान लीजिए 50 साल तक मोमोज ही रहे, लोग समोसा ना खाएं, तो लोग भूल जाएंगे समोसा कहाँ चला गया। बिल्कुल। मोमोज को अभी कोरियन चीज़ को ही रिप्लेस कर दे। अब हर कोई चाय की जगह एक बार धीरे धीरे कुछ और पीने लगे, चाय गायब हो जाएगी। चाय से पहले भी तो लोग सुबह कुछ पीते होंगे, वो हमारे कल्चर से धीरे धीरे गायब हो गया। तो इसलिए खाना बनाते रहना ज़रूरी है, और खाना बनाते रहना ज़रूरी मतलब कि औरतें ही बनाएं। आप
सबको आना चाहिए, कम से कम आपकी अपने समुदाय की, कल्चर की, आपके त्योहारों पे जो चीज़ें बनती हैं वो आदमी औरतें सबको आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की जनरेशन की जो फूड चॉइसेस है, चाहे फिर मैं रील कल्चर की बात करूँ या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करूँ या फास्ट फूड की बात करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जनरेशन जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए जो अभी एट प्रेजेंट जो कंज्यूम किया जा रहा है वो एक हिस्ट्री बनने वाला है, वो फूड हिस्ट्री बनने वाला है? देखिए, तो हमारा जो खाना है, तो बाजार चाहता है जितना मास प्रोड्यूस किया जा सके चीज़ों को उतना उसके लिए अच्छा है। आप सब बर्गर खाने लगे, तो जैसे अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, मैकडोनल्ड का बर्गर क्या है या किसी भी फूड कंपनी का बर्गर क्या है, क्या वो सबसे अच्छा बर्गर बनाते हैं दुनिया का? नहीं। उन्होंने क्या किया, अपनी एक फ्रेंचाइजी खोल दी। यहाँ पर आपको एक मिनिमम साफ सफाई क्वालिटी वाला खाना मिलेगा। वो सबसे अच्छा खाना नहीं होगा, वो सबसे स्वादिष्ट नहीं होगा, वो सबसे हेल्दी नहीं होगा, बट उसकी एक बेसिक जो 33% नंबर से पास होने वाली प्रवृत्ति है वो मिलता रहेगा। आप किसी अनजान जगह पे जाइए, अनजान शहर में जाइए, आपको नहीं पता है वहाँ का जो लोकल खाना है वो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, तो आप वहाँ का एक स्टैंडर्ड ले लेंगे। और बहुत सारे देशों ने अपना खाना जो लोकल फूड था खो दिया। बहुत सारे देशों की बात छोड़िए, आप हिंदुस्तान की बात करिए। मैं इस किताब के लिए 10,000 12,000 किलोमीटर ट्रैवल किया मैंने। उत्तराखंड में गया, उत्तराखंड में झिंगोरा मंडुआ, बहुत सारे वहाँ के जो लोकल खाना है वो मुझे लोगों के घरों में मिला। वहाँ कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल नहीं है जहाँ पर ये मिलता हो। बुंदेलखंड में गया, वहाँ का जो बुंदेलखंड का जो लोकल क्विजीन है वो वहाँ कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं। 3 4 5 शहरों में गया बुंदेलखंड के। मैं केरल जाता हूँ, वहाँ पर मैंने देखा लोग क्या करते हैं, उनको वहीं पर पराठे कुलचे चाहिए। अभी कोई बता रहा था कि यार वहाँ उड़ीसा का खाना बहुत अच्छा खाना है, मतलब इतना शाकाहारी और इतना सिंपल चावल, और वो सब इतना खूबसूरत, इतना मतलब स्वादिष्ट खाना। आप कई सारे मास्टर शेफ्स में भी लोग तारीफ कर चुके हैं। मतलब आप लगता है कि इसके बारे में लोग जानते क्यों नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग जाकर के आप डिमांड करते हैं कि उनको वही पिज़्ज़ा मिल जाए, नान मिल जाए, शाही पनीर मिल जाए, कुलचे मिल जाए। तो ये चीज़ें खोती जा रही हैं, और हम जब दूसरों पे डिपेंड हो जाएंगे, और ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें बेहतरी के लिए होती हैं। जैसे चाय है, लोगों को लगता है कि चाय से उनको एनर्जी मिलती है। ज़्यादातर मौके पर चाय से नहीं, उसमें जो चीनी पड़ी होती है वो आपको इंस्टेंट हाइक देती है। जो आप लो फील कर रहे होते हैं, एकदम से आप में ऊर्जा आ जाती है, वो ऊर्जा चाय से ज़्यादा उसमें जो पड़ी हुई चीनी की। आप बिना चीनी की चाय पीने लगिए तो आपको समझ में आएगा कि उतनी ऊर्जा नहीं मिल रही है। उसके बाद फिर आप ब्लैक कॉफ़ी पर आ जाएंगे। तो इसीलिए लोग ब्लैक टी से ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि वो एनर्जी बिना चीनी की अगर आपको एनर्जी तो कॉफ़ी पीनी पड़ती। तो मतलब मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए शुरू किया ये इस किताब का, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि हम वो लोग हैं जिन्होंने बिना इंटरनेट की दुनिया देखी है, जिसको 90s का करके इंटरनेट पर ही बेचा जाता है। 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, अभी वो 25 साल के हो चुके हैं। कुछ समय बाद वो लोग अपनी जनरेशन, अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेंगे, लिखेंगे, और उनकी समझ वो होगी जो इंटरनेट से बनी होगी। और उसके 20 साल बाद जो जनरेशन होगी उसकी समझ वो होगी जो AI से बनी होगी। तो बिना इंटरनेट के, बिना उसके असल दुनिया क्या थी, जो वर्चुअल नहीं थी, जो डिजिटल नहीं थी, वो असल दुनिया क्या थी, ये हम और आप ही हमारी आपकी यादों में ही है। बिल्कुल। जैसे बंटवारे की जो यादें थी, जो पीढ़ियां थी, वो अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। भारत के बंटवारे 47 में जो लोग आए थे, लगभग नहीं, तो धुंधली तो हो ही गई है। नहीं, जो लोग थे लगभग जा चुके हैं ज़्यादातर। कुछ एक बचे हैं 90 साल के, 80 साल के, जिनको अच्छे से बंटवारा याद है। तो उनको जब अगर किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से बिना इंटरनेट की दुनिया क्या थी, अगर हमारी पीढ़ी उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेगी तो वो भी गायब हो जाएगी। फिर जो एल्गोरिदम के हिसाब से, और एल्गोरिदम ट्रेंड्स, कीवर्ड इसके हिसाब से बदलती रहती है। और किताब की सबसे ज़रूरी बात ये है कि किताबें एल्गोरिदम के हिसाब से बदलती नहीं है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल ने जो 80 साल पहले लिख दिया था वो आज भी ऐसा है। नेहरू जी पर जो आरोप लग रहे हैं, जो उनके ऊपर चले, उससे वो बदल नहीं गया। गांधी जी ने जो किताब लिखी, प्रेमचंद जो लिख के गए, वो कहानियाँ आज की भाषा में बदलती नहीं है। आपको पढ़ना है तो आपको उस ज़माने की भाषा, सब कुछ आपको वो करना पड़ेगा। तो इसीलिए किताबें ज़रूरी है। तो आज की पीढ़ी के लिए ज़रूरी है कि जो बिना इंटरनेट की दुनिया है लेखकों के लिए, उसको वो डॉक्यूमेंट करते रहें, उनको बनाते रहें। और डॉक्यूमेंट करना, इंटरनेट पर वीडियो बना के डालना या रील बना के डालना नहीं होता।
आपको उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जी। आपकी जो फर्स्ट बुक थी ठाकुरबाड़ी, जी वो भी पेंगुइन से थी, जी। वो भी हिंदी में थी। जी आपकी ये बुक इतिहास की थाली, ये भी पेंगुइन से है, ये भी जी। हिंदी में है। जी आपको नहीं लगा कि आपको इंग्लिश में लिखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के ऑथर ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं? देखिए, ऑथर सेलिब्रेट करने पे बाद में आएंगे। मैं अपना हम्म। कारण बता दूं, मेरी पहली भाषा जो है वो बांग्ला है। हम्म। लेकिन मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में पला बड़ा, उसके बाद दिल्ली में नौकरी की, तो मेरी हिंदी सुनकर आपको नहीं लगेगा कि मेरी पहली भाषा बांग्ला है। और मैं हिंदी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मतलब हिंदी में जितना अच्छे से मैं अपने आप को व्यक्त कर सकता हूँ, जितने रूपक अलंकार, भाषा की रवानी और जो भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस मुझे अंग्रेज़ी में नहीं। मैं अंग्रेज़ी लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, मैं अंग्रेज़ी फिल्में देखता हूँ, मुझे सबटाइटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक कि बहुत ही कोई वियर्ड एक्सेंट ना हो। मुझे उतनी अच्छी अंग्रेज़ी आती है। कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आपको अच्छी अंग्रेज़ी आनी ही चाहिए। लेकिन जो मज़ा, जो सुख कहते हैं ना, जो अपनी उसमें आता है, वो मुझे हिंदी में आता है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा। हाँ, किताब अगर अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होनी होगी तो करेंगे, उसको उस तरह से बात करेंगे। तो एक तो कारण ये था। और एक चीज़ जो मैंने पंडित भीमसेन जोशी जी से सुनी थी, तो उनसे मेरे सामने, मतलब म्यूज़िक का शौक था थोड़ा सा, तो इन समय तो उनसे किसी ने पूछा कि सर, गुरुजी जो भी बोला होगा उसने, पंडित जी की, आजकल शास्त्रीय संगीत कौन सुनता है? भीमसेन जोशी का जवाब था, जब मैं सुनाता हूँ तो सुनता है। क्या बात है। तो आप हिंदी में लिखिए, ढंग से रिसर्च करके लिखिए, पंजाबी में लिखिए। आज ही कल लोहड़ी, हम जब ये रिकॉर्ड करें, लोहड़ी थी, तो पंजाबी का कवर लॉन्च हुआ ठाकुरबाड़ी का। अब आप कहेंगे पंजाब के लोगों को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्यों जानना है? आप ढंग से सुनाइए। तो वही जोशी जी की बात, आप अगर ढंग से सुनाएंगे लोग सुनेंगे। उनको पढ़ना होगा। रशियन लिटरेचर दुनिया भर में ट्रांसलेट हुआ, तो रशिया वालों ने तो अंग्रेजी में नहीं लिखा। तमिल साहित्य है, मलयालम साहित्य है, वो हुआ। बानू मुश्ताक को अभी मिला, उससे पहले गीतांजलि श्री को पुरस्कार मिला। इन सब ने अपनी अपनी भाषाओं में लिखा, अनुवाद हुआ। तो आप ढंग से लिखिए, तो आप सुनाइए। तो अंग्रेजी में काम चलाऊ लिखने से अच्छा है आप बहुत अच्छे से हिंदी में लिखिए, जिस भाषा में लिख सकते हैं उसमें लिखिए। उसके बाद अनुवाद हो जाएगा, आप उस लायक होंगे, वहाँ तक आप पहुँच ही जाएंगे। सबसे बड़े उदाहरण के तौर पे पाउलो कोएल्हो हैं। उनकी किताब अंग्रेजी में ही हम सब ने पढ़ी है, तो लिखी तो पाउलो कोएल्हो की किताब मूल भाषा में गई थी। तो अनुवाद होते हैं और होते रहेंगे। दूसरी बात है सेलिब्रेट करने वाली। पहली चीज़ तो यही है कि हिंदी में बजट नहीं होता है। बजट क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंग्रेजी हिंदी की किताबें लोग कम पढ़ते हैं, उनको सस्ती चाहिए, उनको फ्री में चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर प्रकाशन में हिंदी अंग्रेजी दोनों है तो अंग्रेजी वालों के बजट अलग होते हैं, हिंदी वालों के बजट अलग होते हैं। वो अंतर दिखता है, ट्रीटमेंट दिखता है। दूसरी चीज़, जो हमारे अंदर जो कॉलोनियल माइंडसेट है कि अंग्रेज बेहतर थे, हम पे शासन किया, तो वो अंग्रेजी अच्छा राइटर हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं, दोनों में भाव बदल जाते हैं। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और सेलिब्रेट ना करने के पीछे हिंदी के लेखक खुद भी जिम्मेदार हैं। एक ज़माना था आप लिख देते थे, प्रकाशक प्रचार करता था। आज का समय सोशल मीडिया का समय है, चीज़ें बदल। आप आज की तारीख में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, आप आज की तारीख में ओला उबर ये सब इस्तेमाल करते हैं। अब घोड़े गाड़ी से तो नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल। तो आप आज के ज़माने में जो साहित्य में दुनिया भर के साहित्यकार जो इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया को, ट्विटर को, उसको, आप उससे आपकी दिक्कत क्या है? अंग्रेज़ी वालों के पास इतना बजट होता है कि वो एक मैनेजर रखते हैं, वो मैनेजर उनका 4 जगह प्रचार करता है कि ये लेखक अच्छा है, इसकी किताब पढ़िए, वो करिए, आपको सेल करता है। आप एजेंसी होती हैं पूरी जो आपको प्रमोट करती हैं अंग्रेजी के लेखकों को, क्योंकि उसमें उतना रिटर्न है। आपके पास वो नहीं है, आप खुद करिए कुछ उससे करिए। विनोद कुमार शुक्ल का उदाहरण हमने देखा, जब उनको लोगों ने पढ़ना शुरू किया, पसंद किया। वो जाने से पहले शुक्ल जी एक लेखक के लिए कितना खुशी का वो होगा कि उसकी किताब को इतना सेलिब्रेट किया गया, उसको इतना वो किया गया, जबकि वो बहुत पहले लिखी गई किताब। बिल्कुल। तो वो, और उससे विनोद कुमार शुक्ल कोई छोटे लेखक नहीं हो गए। तो वही सारी चीज़ें, आप पूरी मेहनत से जिस भाषा में लिख सकते हैं उस भाषा में लिखिए। अगर वो अच्छा होगा तो अपने आप दूसरी भाषाओं में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, बड़ा मज़ा आया सर आपसे बातचीत करके। मुझे भी बड़ा मज़ा। जाते जाते एक टेक अवे जो इस बुक से रीडर को मिलना चाहिए या लेके जाना चाहिए, उसको वो क्या होगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये किताब पढ़ते हैं, आप इस बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे,
ये किताब आपको अपने आसपास का समाज और दुनिया को देखने का तरीका बदल देगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाय का एक आखिरी उदाहरण से ही ख़त्म करते हैं कि वो जो मैंने आपको विज्ञापन दिखाया चाय का, कि अंग्रेज़ों ने हिंदी में चाय का एक विज्ञापन बनाया कि अगर आप एक आदर्श भारतीय नारी हैं तो आपको दफ्तर से लौटने के बाद पति को चाय बना के पिलानी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी था वो लेकर आए, उन्होंने भारतीयों के दिमाग में बैठा दिया। आज की तारीख में वो आपकी संस्कृति है। तो अगर आप ये किताब पढ़ेंगे ढंग से तो आपका जो अपनी संस्कृति और देश को देखने का, समझने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से बदलेगा। और मेरा खुद इसको लिखते लिखते बदला है, मैं ये कह सकता हूँ। तो बाकी तो फिर लिख दी है किताब, बाकी पढ़ने वाले तय करेंगे कि इसमें क्या काम का है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए। नहीं सर, जिस तरीके से आपकी बुक ठाकुर बाड़ी ने कमाल किया था, मुझे पूरी आशा है और पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये बुक भी उसी तरीके से परफॉर्म करेगी। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। तो ये थे अनिमेश जी। आज की बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हम जो खाते हैं वो सिर्फ भूख मिटाने का एक जरिया नहीं है। हर निवाले के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कल्चर और यादें भी जुड़ी हुई होती है। इतिहास की थाली हमें यही सिखाती है कि अपनी प्लेट को सिर्फ टेस्ट से नहीं, समझ से भी देखो। अगर आपको खाना पसंद है, हिस्ट्री पसंद है या बस दुनिया को थोड़ा ज्यादा समझना चाहते हैं, तो ये किताब आप ही के लिए है। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।